Hello everyone, this is Vishal from Bhavna Education Hub and today we are beginning our first session on the map series. आपको पता है चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, सब में मैपिंग के सेक्शन से अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं. तो हम इस सीरीज़ में अप्रॉक्सीमेटली कुछ सेशन इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं जहां मैं आपको लेके चलूँगा दुनिया के कुछ ऐसे हिस्से हैं, ठीक है, जहां जो अभी रिसेंटली कुछ महीनों से न्यूज़ में चल रहे हैं. अब जैसे अगर आप 2023 का पेपर उठा के देख लीजिए, इन्होंने डायरेक्टली एक मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया था डॉनबास रीजन पे. अभी 2023 के प्री में आया था. रीजन क्या था? 1.5-2 साल से आपका यूक्रेन वॉर चल रहा है. तो डॉनबास वाज अ रीजन देयर इन यूक्रेन, जो कि रशिया की बाउंड्री से मतलब बिल्कुल उसकी बाउंड्री पे लगा हुआ है, मतलब ईस्टर्न यूक्रेन में लाई करता है. तो दे वर फाइटिंग फॉर रीजनल ऑटोनॉमी और इट इज़ अ वेरी मिनरल रिच रीजन, ठीक है. यहाँ पे 2 शहर पड़ते हैं, डोनेट्स्क एंड लुहांस्क. तो रशिया ने क्या किया था, यूक्रेन को एक साइकोलॉजिकल वारफेयर में डालते हुए इन्होंने इनके डोनबास रीजन को ऑटोनॉमस, यूनिलैटरली ऑटोनॉमस डिक्लेयर कर दिया कि ठीक है हम तुमको एज अ देश मान्यता दे रहे हैं. तो इसीलिए डोनबास रीजन न्यूज़ में था, तो उन्होंने प्री में पूछ लिया था. अब यूक्रेन वॉर क्योंकि 1.5 साल से चल रहा है, हो सकता है वहां से भी क्वेश्चन पूछे, लेकिन इस बार रेड सी क्राइसिस न्यूज़ में रहा है. बजट में रेड सी क्राइसिस आपको मेंशन देखने को मिलता है, ठीक है. ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लास्ट संडे को हुआ है, जिसमें ईरान ने इजराइल पे मिसाइलें दागी, ठीक है. इजराइल और गाजा का तो वॉर चल ही रहा था. तो अब ऐसी कोई भी न्यूज़ आती है तो हमारे लिए पूरा रीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है. अभी हमने करंट अफेयर के सेशन लिए, वहां पे हमने देखा एक सूडान में क्राइसिस चल रहा है, तो मैंने आपको सूडान पढ़ाया, तो मैंने आपको नेबरिंग कंट्रीज बता दी. अब आप देखिए इस सेक्शन से आपके कितने क्वेश्चन आ सकते हैं और किस किस फॉर्म में पूछे जा सकते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि इजराइल का वॉर चल रहा है, ठीक है. तो इजराइल का वॉर बेसिकली क्यों चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा इजराइल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप एटलस उठा के देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि इजराइल बहुत छोटा सा वी शेप में लाई करता है. आप इसे जूम कर लीजिए, आप देखेंगे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है वेस्ट बैंक, और यहाँ दिखाई दे रहा है जो लिखा हुआ नहीं है बट इट इज गाजा स्ट्रिप. ये देखो दिख गई ना, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप दिख रही है. मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको पूरा इजराइल पे एक नजर पड़ जाए. आपसे अगर मैं पहला क्वेश्चन पूछूं कि इजराइल जो है किस वाटर बॉडी में खुलता है, तो आप यहाँ देखोगे इसकी ओपनिंग इधर इतनी और इधर किस में हो रही है, तेल अवीव आ गया. इजराइल ऊपर कहाँ जा रहा है, हाइफा. एक मिनट थोड़ा सा और जूम आउट कर दूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए. यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेडिटेरियन सी में खुल रहा है. यानी पहला आंसर आपका क्या है कि इजराइल ओपन्स इन द मेडिटेरियन सी. दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि क्या नीचे साइड में खुल रहा है, आप देखोगे थोड़ा सा इसका गल्फ ऑफ अकाबा में भी खुल रहा है, ठीक है. तो आपके 2 वाटर बॉडीज में तो इजराइल खुलता दिखाई दे रहा है ना, वन इज द मेडिटेरियन सी एंड द अदर वन इज सदर्न पार्ट में गल्फ ऑफ अकाबा. और गल्फ ऑफ अकाबा टेक्निकली किसमें खुलता है जाके आगे आपका, ये कौन सी वाटर बॉडी है, रेड सी, ठीक है. नीचे रेड सी दिखाई दे रही है, रेड सी में गल्फ ऑफ अकाबा के अलावा गल्फ ऑफ स्विस भी खुलता है, ठीक है. अब आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन और आ सकता है आपसे एग्जाम में कि ये आपको वी शेप का स्ट्रक्चर कोई दिखाई दे रहा है ऐसे करके, ठीक है. ये टेक्निकली जियोपॉलिटी में या ज्योग्राफी में इसको सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं. ज्योग्राफिकली इट इज अ पार्ट ऑफ इजिप्ट. आप देखोगे ये लाइन ऐसे गई है, ये इजराइल है और ये पूरा इधर से इजिप्ट शुरू हो जाता है, ठीक है. तो पॉलिटिकली सिनाई पेनिनसुला इज अ पार्ट ऑफ इजिप्ट, बट ज्योग्राफिकली दिस सिनाई पेनिनसुला इज अ पार्ट ऑफ एशिया. ये चीज आपको याद रखनी है. मतलब समझ रहे हो, पॉलिटिकली का मतलब क्या होता है कि राजनीतिक प्रश्नावली में, राजनीतिक शब्दावली में अगर हम कहेंगे कि सिनाई पेनिनसुला ये जो स्ट्रक्चर है ये किस देश में आएगा, ठीक है, तो ये आपका इजिप्ट में आ रहा है. लेकिन अगर आप ज्योग्राफी में देखना चाहें ऐसे करके, क्योंकि होता क्या है, अगर मैं कहूं कि विच पर्टिकुलर थिंग सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अफ्रीका, तो आपको पता है यहाँ स्विच कैनाल निकलता है. ये नीचे रेड सी है, ये गल्फ ऑफ आपका कौन सा पड़ रहा है, स्विस. ये गल्फ ऑफ अकाबा है. अकाबा इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपका कौन सी कंट्री, जॉर्डन. जॉर्डन में एक शहर है अकाबा, ठीक है. अकाबा दिख रहा है, तो एक शहर के नाम पे गल्फ का नाम है. गल्फ आपको पता ही ना, खाड़ी टाइप की ऐसे करके बनी होती है, वाटर बॉडी को इंक्लूड करती है. लैंड 3 साइड से होगी, एक ओपनिंग होगी उसमें. एनीवे, तो गल्फ ऑफ स्विस और गल्फ ऑफ अकाबा, इसके बीच में जो लैंड स्ट्रक्चर पड़ता है इसका नाम क्या है, ऑप्शन आपको क्या मार देना है, सिनाई पेनिनसुला, ठीक है. ये एग्जाम में क्वेश्चन आ ही सकता है. एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिनाई पेनिनसुला इज पॉलिटिकली अ पार्ट ऑफ इजिप्ट, ज्योग्राफिकली इट इज अ पार्ट ऑफ एशिया. क्यों, क्योंकि ये जो स्विच कैनाल आपका पड़ रहा है ये एशिया और अफ्रीका को अलग करता है. तो डिवाइडिंग लाइन यहां पे है. ये चीज क्लियर हो गई. अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है इजराइल पे, ठीक है, इजराइल के पॉलिटिकल यूनिट्स के बारे में. अब आप यहां पे देखो, ये वेस्ट बैंक लिखा दिखाई दे रहा है आपको. अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि वेस्ट बैंक लाइज इन विच पार्ट ऑफ इजराइल, तो पहली चीज दिमाग में क्या आती है कि इजराइल इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, तो वेस्ट बैंक है तो इधर होगा. नहीं, उल्टा है. रीजन क्या है कि वेस्ट बैंक वॉज अर्लियर अ पार्ट ऑफ जॉर्डन. आप ऐसे देखिए, ये आपको जॉर्डन दिखाई दे रहा है, ठीक है. तो जॉर्डन का वेस्ट में एक हिस्सा पड़ता था. इजराइल ने जब युद्ध हुआ तो इससे ये एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था, अपने में ले लिया था. इसीलिए इसका नाम, क्योंकि ये जॉर्डन के वेस्ट में पड़ता है,
वेस्ट बैंक पे, इसीलिए इसका नाम वेस्ट बैंक है, लेकिन करंटली इट लाइज अंडर द पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ इजराइल, पहली चीज। दूसरा, एक आपको ये गाजा स्ट्रिप दिखाई दे रही है जो पिछले कई सालों से न्यूज में है, ठीक है, कई सालों से, मतलब 2011-12 से मिसाइल स्ट्राइक चल रहे हैं, बीच में रुक जाते हैं और फिर अभी इधर 6 महीना पहले फिर से शुरू हो गए। ये गाजा स्ट्रिप दिखाई दे रही है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि गाजा स्ट्रिप लाइज इन विच रीजन ऑफ इजराइल, तो आपको आंसर क्या मानना है? वेस्ट साइड। वेस्टी साइड में तो पड़ेगा, ईस्टर्न साइड में वेस्ट बैंक है और वेस्ट साइड में आपकी गाजा स्ट्रिप है। ये दो नाम मैं बार बार क्यों ले रहा हूँ, वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप, क्योंकि ये बड़े मजेदार हिस्से हैं जो इजराइल आज का आपको दिखाई देता है। ट्रेडिशनली बिफोर 1967 और 1960s एज यू कैन कॉल इट, या आप कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, इट वाज ऑक्यूपाइड बाय द अरब्स। यहाँ अरब्स रहते थे। नीचे आपको पता ही है, यहाँ पे इजिप्ट पड़ता है जॉर्डन के नीचे, ठीक है, और यहाँ पे जॉर्डन है। जॉर्डन का भी जो डायनेस्टी चल रही, जो रूलिंग डायनेस्टी है, दे आर ट्रेसिंग देयर एंसेस्ट्री फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद। ऐसा मानते हैं कि जॉर्डन के जो राजा रानी, मतलब राजा वाजा का जो राजवंश है, ये प्रॉफिट मोहम्मद की डायनेस्टी से आते हैं। और जॉर्डन वगैरह जो कंट्रीज हैं, ये पहले अरेबियन पेनिनसुला का हिस्सा हुआ करते थे, ठीक है, पॉलिटिकल यूनिट एग्जिस्ट नहीं करती थी ना उस समय। एनीवे, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है आपकी, यहाँ पे देखते हैं बिफोर 1960s एग्जैक्टली, जब 67 में आपका अरब इजराइल कन्फ्लिक्ट शुरू होता है, 7 डेज वॉर, ये सारी चीज़ें चलती हैं, उससे पहले ये जो पूरी टेरिटरी थी, यहाँ पे अरब्स ज़्यादा रहते थे। हुआ क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में एक साइक्स पाइकोट एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, जिसके बाद में डिसाइड किया गया कि इस रीजन के कई सारे टुकड़े किए जाएंगे, कई सारी कंट्रीज बनाई जाएंगी। तो एक लेबनान बना, एक सीरिया बना, एक जॉर्डन बना, ये सारी कंट्रीज, इसीलिए आप देखोगे इनकी बाउंड्रीज बड़ी लाइन में है। ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऐसी नहीं होती, ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऐसी कांपी सी होती हैं, ठीक है, कहीं पे नदी है, कहीं पहाड़ है। ये लाइनें देख के ऐसे दिखाई देता है कि किसी ने मैप रखा और उस पर लाइनें खींच के बाउंड्री बना दी कि देखो देखो इतना इतना हिस्सा कट गया। ये साइक्स पाइकोट एग्रीमेंट में हुआ था, दैट वाज साइंड समवेयर इन द 1916 एंड द 1917 बिटवीन फ्रांस एंड द ब्रिटेन। मतलब यहाँ के लोगों को नहीं पता है कि वहाँ बंटवारा हो रहा है, और वहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस वाले मिलते हैं और मैप पे ऐसे लाइनें खींचते कि ये देश बन जाएंगे। उसी के विरोध में आपको पता है 2011 में ISIS मूवमेंट शुरू होती है कि हम पूरे रीजन को यूनिफाई करके फिर से खलीफत के अंडर में एक इस्लामिक खलीफत की स्थापना करेंगे। तो ये पूरा युद्ध यहाँ से शुरू हुआ था। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम समझिए, इजराइल और पैलेस्टीन की प्रॉब्लम क्या है। ये जो अरब इनहैबिटेंट्स यहाँ पे रहते थे पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ये डिसाइड होता है कि दुनिया में जितने भी यहूदी या ज्यूज फैले हैं, इनकी ट्रेडिशनल होमलैंड जेरूसलम हुआ करती थी। यही मान्यता थी पहले कि इनके जो मौसेस थे, पहले प्रॉफिट थे, उन्होंने ये कहा था कि तुमको हमें दूध और शहद का एक देश देंगे, एक लैंड देंगे, द लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, तुमको जेरूसलम में जाके बसाएंगे। जेरूसलम इज अ सिटी विच इज रेलिवेंट फॉर एंड सिग्निफिकेंट फॉर 3 मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब्राहमिक रिलीजन तो 3 मेजर हैं, इस्लाम से पहले आपका क्रिश्चियनिटी, और उससे भी पहले यहूदी यानी कि ज्यूश, ठीक है। तो ज्यूज का मानना है कि वो जेरूसलम, जो कि अभी के वेस्ट बैंक और ये इजराइल दोनों के सेंटर में पड़ रहा है। एग्जैक्टली ना ये वेस्ट बैंक में आता है, देखो आप जूम करके देख लो, ये वेस्ट बैंक यहाँ पे खत्म हो रहा है और जेरूसलम थोड़ा सा इधर पड़ रहा है, तो अभी की इजरायलियन टेरिटरी में जेरूसलम पड़ रहा है, ठीक है। एनीवे, यहाँ पे आपको पता है एक अल अक्सा मॉस्क पड़ती है जेरूसलम में, अल अक्सा मस्जिद, जिसकी एक दीवार की यहूदी पूजा करते हैं, अंदर मुस्लिम शो हैं, वो अपनी रिचुअल्स को पे करते हैं, और क्रिश्चियंस के लिए भी बहुत ही फेमस, उनका मानना है कि जीसस का जन्म यहीं पे बेथलेहम एंड जेरूसलम वगैरह में हुआ था, ठीक है। तो तीनों धर्मों के लिए जेरूसलम की बहुत ज़्यादा मान्यता है। अब हुआ क्या कि दुनिया भर से जब यहूदियों को ला के यहाँ बसाना शुरू किया गया, उसके रिटेलिएशन में जो यहाँ के अरब इनहैबिटेंट्स थे, उन्होंने एक युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने कहा तुम लोग लाइक रिफ्यूजी यहाँ पे आए थे, अब तुम हमको यहाँ से हटा रहे हो। बात इनकी भी सही थी अरब्स की, और बात कहीं ना कहीं यहूदियों की भी सही थी, क्योंकि उनकी ये ट्रेडिशनल होमलैंड थी। अब यहूदी दुनिया भर से आते रहे और यहाँ पे धीरे धीरे एक्सपैंड करते चले गए, पहले उन्होंने अपनी कॉलोनीज बसाना शुरू कर दी। अब हुआ क्या कि जो ट्रेडिशनली यहाँ पे जो अरब्स रहते थे, वो सिर्फ 2 हिस्सों में बंट के रह गए। कुछ लोग इतने से हिस्से में सिकुड़ के रह गए, इस पूरे रीजन को बोला गया गाजा स्ट्रिप, ठीक है, और कुछ लोग इतने हिस्से में सिमट के रह गए जिसको भी आप बोलते हो वेस्ट बैंक। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि आज की डेट में पैलेस्टीन कहां है, तो वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप कंबाइंडली दे आर नोन एज पैलेस्टीन। पैलेस्टीन एक पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में नहीं बचा है, बस 2 ज्योग्राफिकल यूनिट उनको कंबाइंड फॉर्म में पैलेस्टीन बोल देते हो, और बाकी जो बचा हुआ पूरा हिस्सा है वो इजराइल का है। सीधी सी बात ये, और इन्हीं के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। हुआ क्या था कि 2000 मतलब वैसे तो 2 पॉलिटिकल पार्टीज वहां मानी जाती, वन इज हमस एंड द वन इज फतेह। तो फतेह वाले जो थे शांतिप्रिय लोग थे, पैलेस्टीन वालों ने अपने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उन्होंने कहा हम लोग अपना एक अलग 2 स्टेट टाइप की बनाएंगे कि ठीक है, इतने हिस्से में इजराइल का शासन, इतने हिस्से में हमारा पैलेस्टीन का शासन। तो एक फतेह नाम का एक संगठन बनाया जाता है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग इलेक्शन कराते हैं, अपना पीएम चुनते हैं। इसी बीच में 2007 के आसपास एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जन्म लेता है, जिनका ये कहना था कि ये चीज प्रेयर पिटीशन वगैरह से नहीं होंगी, हमको कुछ थोड़ा एक रेडिकल मूव लेना पड़ेगा, हमको कुछ मिसाइलें बना के इजराइल पे दागनी पड़ेगी और उनको यहां से भगाना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। इसका नाम था हमस, ठीक है, जो अभी न्यूज में है, जिसको अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि हर 2-3 साल में ये एक नया नाटक करता है। ये क्या करेगा, 10-12 मिसाइलें जो है इजराइल पे टारगेट करके दाग देगा, तो ये 10-12 दागेगा, और जो इजराइल वाले हैं वो वहां पे 250-300 मिसाइलें दाग देते हैं। और जब मिसाइलों का युद्ध शुरू होता है तो यहाँ पे फिर गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में शुरू हो जाता है नाटक की नहीं यार हमको मार डाला, वो मार डाला। तो कहने का मतलब है पिंगिंग होती है पहले,
पिंगिंग का मतलब क्या होता है, पहले इन्होंने मिसाइलें दागी, फिर इन्होंने दागी, फिर इट विल लीड टू अ वॉर। तो अभी भी जो 6 महीने से वॉर चल रहा है वो यही था कि पहले गाजा स्ट्रिप में जो हमस वाले रहते हैं, मतलब जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हो गए हैं, वैसे तो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों में ज़्यादा अंतर होता नहीं है। आप टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का आपको लेवल मिल जाएगा। एनीवे, ये लोग मिसाइलें दागते हैं, इसके रिटेलिएशन में दागते हैं, ठीक है। अच्छा, लड़ाई इनकी हो रही थी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात हो गई। अब आप कहेंगे ये क्या बात हो गई? बात ये हो गई है कि यहाँ पर एक देश नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको, यमन नाम का। ये यमन दिखाई दे रहा है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस देख लो। लड़ाई कहाँ चल रही है? यहाँ पे मोहल्ले में, मोहल्ले में मतलब बिल्कुल आउटर में चल रही है। यहाँ यमन में एक ग्रुप्स है शिया मुस्लिम्स का, जिनको बोलते हैं हाउथी रेबल्स। ये लोग अपने देश में सिविल वॉर लड़ रहे थे। इनका कहना था हम लोग अपना साम्राज्य बनाएंगे, अपनी शक्ति का वो करेंगे, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो दे वर रिगार्डेड द हाउथी रेबल्स। और ये 1980s 90s पता नहीं कब से लड़ाई चल रही है, ठीक है। अचानक से इन हाउथी रेबल्स को यहाँ के जो गाजा स्ट्रिप वाले मुस्लिम्स हैं उनसे बड़ी सिंपैथी हो जाती है। मतलब जब इजराइल और हमस का वॉर चल रहा था तो ये हाउथी रेबल्स कहते हैं नहीं नहीं हमारे भाइयों को मारा जा रहा है। अब भाई वहां के यहाँ के कैसे हो सकते हैं? इट इज द कॉमन थिंग दैट इज यूनाइटिंग और बाइंडिंग दूस टू पीपल, दैट इज बेसिकली द रिलीजन। उन्होंने कहा वो भी मुस्लिम है, हम भी मुस्लिम है, और वहां हमारे मुस्लिम भाइयों को टारगेट किया है, तो ब्रदरहुड का एक कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम इजराइल से बदला लेंगे। अब बदला उनको कैसा लेना था? यहां से कुछ कर तो सकते नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, आपको ये दिखाई दे रहा है हिस्सा, यमन के नीचे पड़ता है गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, और यहां पे पड़ता है रेड सी, और ये जो बीच का हिस्सा है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक चोक पॉइंट की तरह काम करता है। तो इन्होंने इस हिस्से को ब्लॉक कर दिया। यहां पे देखिएगा, ये गल्फ ऑफ एडन है, ये रेड सी है, ये अरेबियन सी है। चाइना, इंडिया और पूरे साउथ एशिया का पूरा जो यूरोप से कनेक्टिविटी है, जो पूरा ट्रेड चलता है वो इसी चैनल से चलता है। अरब सागर से होता हुआ गल्फ ऑफ एडन से होता है, रेड सी में जाता है, फिर ये स्विच कैनाल के थ्रू होते हुए मेडिटेरियन सी में जाकर यूरोपियन मार्केट से जुड़ जाता है। अब यमन के हाउथी रेबल्स ने क्या किया, इस पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया और कहा हम यहां से कोई जहाज नहीं निकलने देंगे, स्पेशली उन जहाजों को जो इजराइल से सिंपैथी रखते हैं, ठीक है। इजराइल से सिंपैथी का मतलब है जैसे यूएस या अमेरिकन या यूरोपियन कंट्रीज, या फिर फॉर एग्जांपल अगर इंडिया खुल के इजराइल के विरोध में नहीं बोल रहा है। आपने पता ही था यूएन में जब वोटिंग हुई थी तो इजराइल का ना हमने समर्थन किया था ना विरोध किया था, वी एब्सटेन फ्रॉम द वोटिंग। तो टेक्निकली उसे बोलते हैं साइलेंट, कहते हैं लड़की जब हाँ कहे ना कहे तो उसकी मूकता को उसकी रजामंदी मान लिया जाता है। तो एब्सटेनिंग फ्रॉम द वोट ऑल्सो मीन्स लाइक दैट, ठीक है। तो यमन ने क्या किया, मतलब जो हाउथी रेबल्स थे यमन वाले, इन्होंने सारे शिप्स को ब्लॉक करना शुरू किया। उससे एक वैश्विक संकट क्रिएट हुआ जिसको बोला गया रेड सी क्राइसिस। रेड सी क्राइसिस इसलिए बोलते हैं कि इन्होंने जो साउथ एशियन मार्केट्स में निकलने वाले जहाज थे जो रेड सी के थ्रू होते हुए स्विस कैनाल से होते मेडिटेरियन सी से जुड़ते थे, ठीक है, इनको रोक दिया गया। इसकी वजह से रेड सी क्राइसिस उत्पन्न होता है। अब क्या ऑप्शन बचता है कि आप अरेबियन सागर वाले रूट से ना होके आप ये पूरा नीचे से घूम के केप ऑफ गुड होप से घुसते हुए अटलांटिक से घूमते हो, फिर आप मेडिटेरियन पहुंचते हो। तो मतलब इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ द फ्यूल, ठीक है, और साथ ही साथ में बहुत टाइम भी वेस्ट होता है, और ये एक तरह का वैश्विक संकट ही। तो आपने पूरा का पूरा चोक पॉइंट यूज किया। अच्छा, चोक पॉइंट पता है क्या होते हैं ना, कि कोई छोटी सी वाटर बॉडी हो, मतलब ये वाटर बॉडी है और इसको एक छोटा सा स्ट्रेट कनेक्टिविटी दे रहा हो। स्ट्रेट समझते हो ना, दो बड़ी वाटर बॉडीज को जो जोड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हरमुज पड़ता है, ठीक है, और यहाँ पे देखो कौन सा स्ट्रेट पड़ता है, ये आपका काम है देखना, थोड़ा सा देखिए स्ट्रेट कौन सा पड़ रहा है यहाँ पे। एनीवे, तो इन्होंने इसको चोक पॉइंट बोला जाता है। ऐसे ही एक चोक पॉइंट यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, आपको पता ही है मोरक्को और पुर्तगाल के बीच में एग्जैक्टली स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पड़ता है। और अगर मैं यहाँ की बात कहूँ, यहाँ साउथ चाइना सी की, ठीक है, बे ऑफ बंगाल और साउथ चाइना सी को जोड़ता है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का। मलेशिया और इंडोनेशिया का आपका ये वाला जो आइलैंड है आपका जावा है या सुमात्रा है, ये आपका सुमात्रा पड़ता है ना, जावा तो ये नीचे वाला इधर वाला हो गया। तो ये आपको दिखाई दे रहा है सुमात्रा और मलेशिया के बीच में स्ट्रेट ऑफ मलक्का पड़ता है। तो जितना भी चाइना से या साउथ चाइना सी से इधर से जहाज ये निकलते हैं ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से निकालते हैं। इनको चोक पॉइंट इसलिए बोला जाता है कि भविष्य में हमारा चाइना से कभी युद्ध हो, हम इमेजिकली हम लोग अपनी पूरी नेवी यहाँ पे डिप्लॉय कर दें और इनके जहाजों को ना निकलने दें, इसको बोलेंगे चोक कर देना, गला दबा देना। तो जियोपॉलिटी में ये 3-4 चोक पॉइंट हैं, जैसे अभी आपको बताया, एक यहाँ पे चोक पॉइंट है, एक स्ट्रेट ऑफ मलक्का वाला चोक पॉइंट है, एक आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का चोक पॉइंट है, क्योंकि मेजर जो कमर्शियल एक्टिविटीज होती है शिप्स के थ्रू यहीं से होती हैं। अब नाउ कमिंग बैक टू रेड सी, अब यहाँ पे फोकस करिए, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। पहले ये रेड सी क्राइसिस समझ में आ गया आपको कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना था। अब्दुल्ला दीवाना कौन था? आपका हाउथी रेबल्स थे, ठीक है। लड़ाई यहाँ हो रही, नाचने ये लोग लगे। अच्छा, जब एक छोटा आदमी अचानक से कूदने लगे तो हमेशा ये सोचना चाहिए उसको पीछे से पुशअप कहाँ से मिल रहा है, वो अपने दम पे नहीं कूद रहा होगा। ये जो हाउथी रेबल्स थे जो बेसिकली शिया मुस्लिम्स हैं, दे वर गेटिंग डायरेक्टली इनटू द इजराइल एंड हमास कॉन्फ्लिक्ट। तो इनको क्या लेना देना था? इनको लेना देना कुछ नहीं था, लेना देना इस आदमी को था, ये ईरान जो बैठा हुआ है। ईरान इज ऑल्सो लेड बाई द शिया मुस्लिम्स, ठीक है, समझिएगा बात को। यहाँ पर भी शिया मुस्लिम्स वाला रिवॉल्ट चल रहा था। तो ईरान ने डायरेक्टली वॉर में ना इन्वॉल्व होकर क्या किया, हाउथी रेबल्स को पंप करना शुरू किया।
कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको मिसाइलें, पैसा सब कुछ दे रहे हैं, तुम लोग यहाँ पे, क्योंकि इजराइल तो इस हिस्से को ब्लॉक नहीं कर सकता था ना, तो इसने यमन को लाइक अ बेस यूज किया टू ब्लॉक द रेड सी एंड क्रिएट अ ग्लोबल कंफ्लिक्ट लाइक सिचुएशन। आपको पता है आज से 2-3 साल पहले एक स्विच कैनल में क्राइसिस हो चुका है। एक बड़ा सा जहाज था जो स्विच कैनल से पास हो रहा था और किसी मतलब यातायात के चलते हुए अचानक, बहुत पतला सा हिस्सा है ना स्विच कैनल का, वो जहाज ऐसे करके घूम गया था, फंस गया था, जिसकी वजह से करीब 1 हफ्ते तक पूरी ट्रेडिंग यहाँ पे रुकी रही थी। तो ये बात ईरान को पता थी, तो उसने यमन के हौथी रेबल्स का यूज करके इस एरिया को ब्लॉक करवा के रेड सी क्राइसिस यूज किया। तो ईरान बहुत देर से मजे ले रहा था। अब इस बात से इजराइल बहुत चिढ़ रहा था कि यार तुमने ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट की, हम पे ग्लोबल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। इसी बीच में कुछ और कंट्रीज कूदने लगी, जैसे ऊपर लेबनान का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हिजबुल्लाह, ठीक है, ये भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और हिजबुल्लाह वालों की और इजराइल का जो मुसाद है, इनकी हमेशा से लड़ाई रही है। मुसाद वाले हिजबुल्लाह वालों का कभी कभी असैसिनेशन करवा देते हैं, हिजबुल्लाह वाले छुपा छुपी में 2-4 मिसाइलें दाग देते हैं। तो कहते नहीं है जब आपके पड़ोस में लड़ाई हो रही हो और आपकी उससे बनती ना हो तो आप खड़े होकर ताली बजाने लगते हो। तो ये सीरिया और लेबनान वाले वही हरकत कर रहे थे। लड़ाई चल रही है इजराइल और हमस के बीच में, यहाँ हौथी रेबल अलग कूद रहे हैं, ठीक है, ईरान वाले इनको पंप कर रहे थे और यहाँ खड़े होकर ताली 2 लोग बजा रहे थे, एक था आपका सीरिया, दूसरा था आपका लेबनान। तो जब आपकी किसी से लड़ाई चल रही हो और आप थोड़ा सा वहां पे वीक मोमेंट पे चल रहे हो और पड़ोसी ताली बजाने लगे, तो आप क्या करोगे? अपनी लड़ाई छोड़ के पहले चल के उसके 2 थप्पड़ मारोगे। और यही काम इजराइल ने किया। इजराइल ने कहा तुम लोग ज्यादा मजे ले रहे हो, उसने उठा के इधर मिसाइल दागनी शुरू कर दी और लेबनान और सीरिया हरकतें कर भी रहे थे। ये हिजबुल्लाह वाले यहाँ से आप देखोगे इजराइल का बॉर्डर किस किस कंट्री से लगता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी बताया था सिनाई पेनिनसुला में इजिप्ट से लग रहा है, इधर जॉर्डन से लगता है, यहाँ तो खैर गल्फ ऑफ अकाबा था ना अभी, है ना, गल्फ ऑफ अकाबा में खुल रहा है। और ऊपर साइड में आप देखोगे अगर इसका बॉर्डर कहाँ खुलता है आपका, यहाँ पे लेबनान में खुलता है और यहाँ पे सीरिया में खुलता है, ठीक है। तो सीरिया और लेबनान वाले अपनी बाउंड्रीज से इन्फिल्ट्रेशन करके कुछ जिहादियों को इधर भेज रहे थे। जिहादी मतलब भाई मुजाहिद वगैरह, जाओ थोड़ा संघर्ष वगैरह करो, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो गुस्से में इजराइल ने बोथ लेबनान और सीरिया पे मिसाइलें दागना शुरू हुई। अब दिक्कत क्या हुई कि सीरिया में ईरान का एक कॉन्सुलेट था, मतलब काइंड ऑफ एम्बेसी थी, एम्बेसी के छोटे पार्ट को कॉन्सुलेट बोलते हैं। तो इजराइल ने कुछ मिसाइल दागी, मिसाइलें नाम पता पूछ के थोड़ा ना गिरती हैं, वो गिर गई और फट गई। उसमें 7-8 जो थे वो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प IGRF वाले जो हैं उनके कुछ 7-8 कमांडर इन चीफ वगैरह थे, वो लोग निपट गए उसमें। कैजुअलिटी 7 रिपोर्ट की गई, कुछ बताते हैं 17-18 लोग मरे। अब इस बात से ईरान जो था वो बौखला गया, उसने कहा यार ये तो डायरेक्टली हमारे आदमी मारे जा रहे हैं। अब उसने मिसाइल दागी थी ईरान पे, बिकॉज ऑफ द मिसाइल्स दैट वर लॉन्च्ड बाय इजराइल ऑन सीरिया दैट फेल्ट ऑन द इरानियन एम्बेसी इन सीरिया। नाउ ईरान स्टार्टेड अ काइंड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। ईरान ने यहाँ पे क्या किया था, एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ठीक है। और ये लास्ट संडे को हुआ था और उस पर मैंने एक सेशन भी लिया था। आई हैव टोल्ड यू द करंट अफेयर अबाउट दैट, बट सिंपली आई वांट टू टेक इट थ्रू मैप्स दैट आई एम एनकैप्सुलेटिंग इट अगेन, ठीक है। तो ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प है, इन लोगों ने क्या किया, ऑपरेशन ट्रू पीस, अभी हमने रेफरेंस लिया है ना, ठीक है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, सॉरी, ठीक है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के अंतर्गत इन्होंने 335 से लेकर 350 मिसाइलें ईरान से सीधे इजराइल पे दाग दी। अब ध्यान रखना इजराइल के पास एक आयरन डोम स्ट्रक्चर है। आयरन डोम स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, वो क्या करता है, जैसे ऊपर से आपसे किसी ने मिसाइलें दागी आपके ऊपर, तो आप नीचे से अपनी मिसाइलें दागते हो और एटमॉस्फेयर में उनको काउंटर करके खत्म कर देते हो। तो इसका जो इजराइल का आयरन डोम स्ट्रक्चर है ये बहुत पॉपुलर है। इंडिया का भी बात चल रही है कि हम लोग भी ऐसा एक मतलब एक मिसाइल डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, जिसमें इंटरसेप्टिंग मिसाइल्स का यूज करेगा। इंटरसेप्टिंग मिसाइल्स आर दोज मिसाइल्स व्हिच आर काउंटरिंग द योर कमिंग मिसाइल्स इनटू द एयर ओनली, ताकि वो जमीन पे ना पहुंचे, ठीक है। तो अब ईरान का वाला तो मिशन फेल ही हो गया बेसिकली। 1-2 मिसाइलें गिरी भी थी, उससे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी ऐसे, ठीक है। 99% ऑफ द मिसाइल्स दे वर लाइक बैलेंस्ड और काउंटेड इन द स्पेस ओनली, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं खत्म होती है। जब ये लास्ट टाइम हुआ था तभी मैंने कहा था नाउ इट विल लीड टू अ फुल स्केल वॉर, क्योंकि अभी तक सिर्फ सीरिया और लेबनान इन्वॉल्व हुए थे, हौथी रेबल्स इन्वॉल्व हुए थे। ईरान ने जो ऑपरेशन अपना नया वाला शुरू किया ट्रू प्रॉमिस, इसमें IGRF वालों ने डायरेक्टली इजराइल पे मिसाइल की। अब इजराइल देखिए महात्मा गांधी नहीं है, गौतम बुद्ध भी नहीं है और महावीर स्वामी तो बिल्कुल नहीं है। वो ये तो नहीं कहेगा कि तुमने हम पे मिसाइलें दागी और हम बैठे रहेंगे। तुमने 335 मिसाइलें, 350 मिसाइलें इसने दागी उस पर। अब रिटेलिएशन तो होना स्वाभाविक था, तो इजराइल ने भी ईरान पे मिसाइलें दागना शुरू कर दी। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आज सुबह एक न्यूज़ फ्लैश होती है कि ईरान में आपका एक शहर पड़ता है, आई विल शो यू द प्लेस हेयर, इस्फहान। ये दिखाई दे रहा है आपको, ईरान के
सेंटर में पड़ रहा है बेसिकली, नॉट एग्जैक्टली ईस्ट और वेस्ट, इस्फाहान, ठीक है। इस्फाहान वो जगह है जो ईरान की वन ऑफ द मेजर सिटीज में पड़ता है। यहाँ पे इनके बहुत सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, बहुत सारे इनके मिसाइल रिसर्च सेंटर्स हैं, और साथ ही साथ में इनकी डिफेंस सिक्योरिटी के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक सिटी ये है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं डाली गई हैं। अब आप कहो मैं इस्फाहान को इतना एलैबोरेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी न्यूज़ फ्लैश हुई है 2-3 घंटे पहले, या कल रात में भी फ्लैश होनी शुरू हो गई थी कि इजराइल की कुछ मिसाइलें इस्फाहान पे गिरी हैं। कैजुअलिटीज को रिपोर्ट नहीं किया गया है अभी तक कि कितनी कैजुअलिटी हुई है, लेकिन लिटरली काफी डैमेज यहां पे हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है। और ये ईरान के ऊपर एक डायरेक्टली डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है, क्योंकि आप किसी कंट्री की स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर लोकेशन पे जहां पर उसके बहुत सारे डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट रखे हों, वो तैयारियां कर रहा था हम प्लेन उड़ाएंगे, ये युद्ध लड़ेंगे, और सीधे आपने वही कर दिया जो काम आज से कई साल पहले जापान ने यूएस के साथ में किया था। आपको पता है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक कांड हुआ था। यूएस के एक जगह थी, ठीक है, 1943 के आसपास की बात थी, तो जापान ने अपने कुछ फाइटर प्लेन्स को वहां पे भेजा था और यूएस की उस टेरिटरी पे एरियल स्ट्राइक्स की थी, जिसके चलते हुए यूएस बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया था। अब आपका काम है सर्च करना कि वो कौन सा ऑपरेशन था और यूएस की एग्जैक्टली किस जगह पे सेकंड वर्ल्ड वॉर में स्ट्राइक हुई थी। कभी जिसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एनीवे, अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस्फाहान। यूपीएससी प्री में क्वेश्चन आ सकता है कि वाई इस्फाहान वाज इन न्यूज रिसेंटली। इस्फाहान सिटी एग्जैक्टली पड़ती कहाँ पे है, इराक में है या ईरान में है? इराक इसलिए बार बार न्यूज में आ रहा है क्योंकि अभी कुछ रिपोर्ट्स आई थी, नॉट आई कांट क्लेम द ऑथेंटिसिटी, लेकिन फ्लैश हुआ था कि इजराइल से दागी गई कुछ मिसाइलें इराक पे भी गिरी हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आने वाले एक हफ्ते में इराक भी इस वॉर में शामिल हो जाएगा। ठीक है, एक हफ्ते से इराक रिपीटेडली ये कह रहा है कि जो मिसाइल वॉर चल रहा है ये हमारी टेरिटरीज को भी प्रभावित करेगा। ठीक है, और रिसेंटली अभी आपको पता है इराक और सीरिया एक बड़े युद्ध से वापस निकले हैं। ISIS वॉर दैट हॉन्टेड दिस पर्टिकुलर रीजन फॉर द एंटायर डिकेड 2011 से लेकर 2019 तक, जब तक ISIS का कमांडर जो क्या नाम था उसका, अबू बकर अल बगदादी, 2019 में उसको बताते हैं कि यूएस वालों ने असैसिनेट कर दिया था, जो कंबाइंड फोर्सेस थी। 2019 तक ISIS का वॉर चला है और अब रूडिमेंट्री स्टेज में अफगानिस्तान से लीड कर रहा है। ठीक है, ISIS के जो वॉर खत्म थोड़ी ना हुआ है, इस्लामिक खलीफेट पहले वहां से चल रही थी, वो अफगानिस्तान से चल रही है, अब से तालिबान गवर्नमेंट आई है। एनीवे, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब इराक भी इस वॉर में ड्रैग हो जाएगा। ईरान तो हो ही गया है, अब इसके रिपरकशन क्या होंगे, आने वाली पॉसिबिलिटीज क्या है, ईरान किस हद तक इन्वॉल्व होगा और ईरान को डैमेज कितना हुआ है, सबसे बड़ी बात ये। क्योंकि जब इस्फाहान में मिसाइलें गिराई गई तो उनकी बहुत सारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। और अभी मैंने आपको साइंस टेक की कुछ न्यूज बता रहा था, वहां बताया भी था मैंने आपको। ठीक है, लाइक आई टोल्ड यू अबाउट सम काइंड ऑफ अ साइबर टेररिज्म ऑपरेशन, GPS स्पूफिंग। इजराइल ने एक टेक्नोलॉजी यूज की थी GPS स्पूफिंग, जिसमें ईरान के द्वारा इजराइल पे जो मिसाइलें टारगेट की जा रही थी उनकी GPS लोकेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया गया था, जिससे इजराइल को बहुत ज्यादा डैमेज ना हो। तो इजराइल ने एक तरह का साइबर अटैक यूज किया था अगेंस्ट ईरान, तो GPS स्पूफिंग भी न्यूज में था। ठीक है, तो अब आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है रिगार्डिंग द रेड सी क्राइसिस, रिगार्डिंग हाउथी रेबल्स, रिगार्डिंग द ऑपरेशन टू प्रॉमिस ऑफ ईरान, अबाउट द इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प, और अभी इस्फाहान न्यूज में क्यों था। अब आप देखिए आपके यूपीएससी में यहाँ से कितने क्वेश्चन निकल सकते हैं, कैसे कैसे निकल सकते हैं। एक और न्यूज मेरी छूट गई थी, अभी आपको जल्दी से बता देता हूँ, ये वाली यहाँ आपको दिखाई दे रहा है पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ। मैंने आपको कहा नहीं, इस बार के यूपीएससी के लिए अपकमिंग एग्जाम के लिए 2 रीजन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, एक आपका रेड सी रीजन और एक आपका पर्शियन गल्फ रीजन। बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी तक ईरान डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं था। इट वाज यूजिंग द बेस ऑफ यमन बाय द हाउथी रेबल्स टू ब्लॉक दिस पर्टिकुलर रीजन, द रेड सी की जो एक्सेस है आपकी मेडिटेरियन को। अब क्या हुआ है कि ईरान जब वॉर में पिछले संडे को डायरेक्टली इंगेज हुआ, तो ये आपको दिखाई दे रहा है गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ। ठीक है, ईरान के जस्ट नीचे पड़ता है, ईरान का पुराना नाम पर्शिया था तो इसीलिए पर्शियन गल्फ बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये आपका ओमान पड़ता है यहाँ पे, ये टेरिटरी दिख रही है दुबई के ऊपर वाली। ठीक है, ये ओमान की टेरिटरी, ओमान नीचे है, बीच में UAE है और थोड़ा सा ये हिस्सा ओमान में आता है। तो टेक्निकली अगर एग्जाम से पूछूं, गल्फ ऑफ, यहाँ पे आपको एक गल्फ दिखाई देगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये। इसमें मैप में आ क्यों नहीं रहा मुझे नहीं पता, बट एनीवे बता तो दे ये आपको, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पड़ता है। ठीक है, इट कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ टू द गल्फ ऑफ ओमान विच इज कनेक्टेड टू द अरेबियन सी। ठीक है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से में कुछ जहाज जा रहे थे, जिसमें इजराइल से निकाले गए बहुत सारे इंडियन माइग्रेंट्स भी थे। आपको पता है इंडियन माइग्रेंट इजराइल में क्या करने गए थे? जब ये युद्ध चल रहा था तो यूपी के सीएम आदित्यनाथ का स्टेटमेंट आया था कि भाई आपदा में अवसर वाला, कि देखो इजराइल में इतना सारा वॉर चल रहा है, इतना सारा वहाँ पे डिमोलिशन वगैरह हुआ है, मतलब बिल्डिंगें गिरी हैं, सब कुछ गिरे हैं, तो उनको बहुत सारे लेबर्स और मजदूरों की जरूरत है जो वहाँ कंस्ट्रक्शन कर सकें। तो आपको पता है यूपी से, लखनऊ साइड से, बाराबंकी वगैरह हो गया, उन्नाव वगैरह हो गया, बहुत सारे माइग्रेंट्स को यूपी से स्पेशल कुछ गाड़ियां चलाई गई, उनको भिजवाया गया था इजराइल कि जाओ वहां पे मजदूरी करो, रोजगार के नए नए वो उत्पन्न हुए हैं। देखिए, वॉर जोन में कभी आप अपने लोगों को नहीं भेजते हो,
आपको मजदूरी करानी है, कुछ करानी है, वहाँ पे लेबर वर्कफोर्स कुछ भी भेजना है, युद्ध खत्म हो जाना तो उसके बाद भी भेजना। अब वहाँ रशिया का वॉर चल रहा था, हमारे बहुत सारे इंडियन कुत्ते वहाँ भी चले गए, फिर वहाँ जाके फंस गए, अभी उनको निकाला गया, दो की तो डेड बॉडी वापस आई है, और वही प्रॉब्लम यहाँ हो रही है। ठीक है, हमारे बहुत सारे लोग वहाँ इसराइल वॉर में फंस गए, क्योंकि उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं भेजा था कि जाओ जाके इसराइल की मदद करो, युद्ध में नहीं, वहाँ जो मतलब तोड़फोड़ हुई है, वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ठीक है, तो उसमें असिस्ट करने के लिए उनको भेजा गया था। अब वहां वॉर जब बढ़ने लगा तो वापस बुलाए जा रहे थे, अब वो जहाज में भर के बेचारे आ रहे थे वापस यहाँ पे, जब वो इधर पहुंचे भगवान जाने कौन से रास्ते से गए थे। ठीक है, एनीवे ये स्ट्रेट ऑफ हरमुज में उस शिप को रोक लिया गया, और इसराइल की जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प है उसने उनको लाइक डिटेन कर रखा है, रोक रखा है, तो इसलिए स्ट्रेट ऑफ हरमुज न्यूज में था, और ये पूरा पर्शियन गल्फ रीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब फटाफट देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, तो हम कहाँ से शुरू करें, यहाँ से, ये छोटा हिस्सा यहाँ ले लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर ओपनिंग इन द पर्शियन गल्फ। आंसर क्या है आपका, देखो ईरान तो खुल ही रहा है, उसी के नाम पे पर्शियन गल्फ है। यहाँ पे देखो इराक को थोड़ी सी एक्सेस मिली हुई है, ये एक पड़ता है कुवैत। ठीक है, कुवैत भी एक कंट्री है विच इज ट्रैप्ड बिटवीन द टू कंट्रीज, इराक और सऊदी अरेबिया के बीच में। तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि इराक इज ज्योग्राफिकली लोकेटेड बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, किन दो कंट्रीज के बीच में, ईरान सऊदी अरेबिया, इराक सऊदी अरेबिया, या सऊदी अरेबिया और यूएई। तो आंसर विल बी इराक एंड सऊदी अरेबिया, क्योंकि कुवैत डायरेक्टली ईरान को टच नहीं करता है। आप मैप को जूम करके देखो यहाँ पे, तो कुवैत के नॉर्थ में इराक है और नीचे आपका सऊदी अरेबिया है। पहला क्वेश्चन, पर्शियन सी में एक्सेस किस किस को मिल रही है, ईरान को मिल रही है, इराक को मिल रही है, कुवैत को मिल रही है, सऊदी अरेबिया को मिल रही है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बहराइन है, ये छोटा सा थोड़ा ऐसे करके आइलैंड एक दिख रहा है आपको। बहराइन इज बेसिकली नॉट लैंड वाला कंट्री जैसे सऊदी अरेबिया है, या ये अरेबियन पेनिनसुला पे नहीं करता है। आप ये देख रहे हो बहराइन, ये आइलैंड है बेसिकली, और ये आपका सऊदी अरेबिया से ऐसे कनेक्ट है। ठीक है, ये कतर है, ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है कतर, जिसको आप बोल देते हो। ठीक है, कतर जो है वो आपका अरेबियन पेनिनसुला का हिस्सा है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। योर ऑप्शंस आर कुवैत, बहराइन, कतर एंड यूएई। तो आप देखोगे यूएई नीचे पड़ रहा है, जो आपका पर्शियन गल्फ में खुल रहा है, पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला पूरा पेनिनसुला होता है। ठीक है, कतर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, कुवैत इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, बट बहराइन इज बेसिकली आइलैंड लोकेटेड इन द पर्शियन गल्फ। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पर्शियन गल्फ में ओपनिंग किसकी थी, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहराइन तो है ही ऑब्वियस बात है, आइलैंड है, कतर की है, यहाँ पे यूएई की है, और साथ साथ में आप देखोगे ओमान का जो ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है, अच्छा एक मैं आपको वर्ड बताता हूँ, सर्च करना, मुसंदम पेनिनसुला। मुसंदम पेनिनसुला किसको बोलते हैं ज्योग्राफी में, बुक्स में आपको जल्दी मिलेगा नहीं, गूगल करके देखो एक बार। मुसंदम पेनिनसुला एक्चुअली में ओमान के इसी हिस्से को बोलते हैं जो आपको दुबई के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये वाला। ठीक है, ये जो छोटा सा हिस्सा है, इसको पेनिनसुला फॉर्म में तो निकला हुआ है, तो इसको मुसंदम पेनिनसुला करके एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए एग्जैक्ट लोकेशन। एनीवे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खुल रहा है, तो पर्शियन गल्फ में इतने ही कंट्रीज खुलते हैं। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान इसका नाम क्यों है, क्योंकि ओमान के ऊपर पड़ता है, इसकी कैपिटल मस्कट है जो गल्फ ऑफ ओमान में। ये पर्शियन गल्फ के बारे में, यहाँ से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके अलावा अब हम आ जाते हैं रेड सी साइड में, क्योंकि दिस इज अ मैप बेस्ड सेशन। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर गेटिंग हैविंग एक्सेस टू द रेड सी। आंसर्स आर, मतलब ऑप्शंस आर, सऊदी अरेबिया ऑब्वियस सी बात है, दिखाई दे रहा है, यमन, आपको पता ही सारा नाटक यमन ने फैलाया था हूथी रेबल्स ने, तो इनको तो एक्सेस होगी रेड सी की। तो नीचे इधर से काउंट करिए, यमन, सऊदी अरेबिया, यहाँ देखो जॉर्डन को भी थोड़ी सी एक्सेस मिल रही है, ज़्यादा दिक्कत है जूम करके देख लो, यहाँ देख रहे हो जॉर्डन का जो सिटी अकाबा है। ठीक है, इट इज लोकेटेड जस्ट एग्जैक्टली एट दिस पर्टिकुलर वाटर बॉडी जिसका नाम है गल्फ ऑफ अकाबा। तो ऑब्वियस सी बात है जॉर्डन को एक्सेस है, ऊपर से इजराइल को भी एक्सेस है, सिनाई पेनिनसुला तो पूरा पूरा इसी में आता है। ठीक है, और इजिप्ट भी इसी में खुल रहा है आपका रेड सी में। एक मिनट इसको जूम आउट कर दीजिए थोड़ा सा। सूडान, अभी आपको मैंने करंट अफेयर के सेशन में पढ़ाया था कि जो सूडान है ये भी रेड सी में खुलता है। ठीक है, द ओनली वाटर बॉडी वेयर सूडान इज हैविंग एक्सेस टू। एट्रिया पड़ता है आपका, जिबोती, जिबोती भी देखो थोड़ा सा हिस्सा जो है रेड सी में खुला है, बाकी आपका गल्फ ऑफ एडन में खुलता है। बस जिबोती पे आके रुक जाइए। सोमालिया इज नॉट हैविंग एक्सेस टू रेड सी, सोमालिया जो है गल्फ ऑफ एडन में खुला है। ठीक है, तो इधर जिबोती इज द लास्ट टचिंग पॉइंट एंड हियर यमन इज द लास्ट टचिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में यहाँ से बन सकते हैं इस मैप बेस्ड सेक्शन से। अपार्ट फ्रॉम दैट एक क्वेश्चन और आ सकता है, जितने देखो पॉसिबिलिटी उतने आपको बता दे रहा हूं। आपको 4 कैपिटल्स के नाम मिलेंगे। ठीक है, उन 4 कैपिटल्स के नाम हो सकते हैं, और कहा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल सिटी इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ रेड सी। तो आप देखोगे जो सऊदी अरेबिया की कैपिटल है आपकी रियाद, ये तो अंदर लोकेटेड है, इनलैंड सिटी है। ठीक है, जोर्डान की जो कैपिटल है ये भी आपको अंदर मिलेगी, अम्मान है, देखो अम्मान आपको अंदर मिल रही है। इजिप्ट की कैपिटल कैरो, ये भी डायरेक्टली रेड सी में नहीं खुलती है। सूडान की कैपिटल भी आपको इधर नहीं मिलेगी, खार्तूम है, मैंने बताया था ना, वेस्ट और ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल खार्तूम में मिलते हैं, ये भी अंदर है। ठीक है, कोई ऐसी कैपिटल सिटी दिख रही है जो रेड सी पे एग्जैक्टली लोकेटेड है? एग्जैक्टली देख के ऐसे करके जूम करके आप देखने की कोशिश करें। अशमारा भी आपको अंदर दिख रही है, जिबोती, जिबोती की कैपिटल भी आपको अंदर ही, ये देखिए जिबोती की जो कैपिटल सिटी है वो एग्जैक्टली अरेबियन सी में एक्सेस पा रही है।
तो आपको ये देख लेना है कि कोई प्रोमिनेंट टाउन या कैपिटल सिटी जो रेड सी पे लोकेटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट हाँ सऊदी अरेबिया का एक सिटी है जद्दा, ठीक है, ये यहाँ पे लोकेटेड है। तो कुछ प्रोमिनेंट सिटीज़ के नाम देख लेना जो कि रेड सी को एक्सेस पा रहे हैं। और कोई क्वेश्चन यहाँ से? आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कोई बन सकता है। पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत हैं बट मेजर पॉसिबिलिटीज़ यही हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। तो वन इज सऊदी अरेबिया, वन इज येमेन, ओमान, यूएई, देन आई टोल्ड यू दिस कतर, बहरैन इज नॉट अ पार्ट ऑफ सऊदी पेनिनसुला क्योंकि एक आइलैंड है पर्शियन गल्फ में, ठीक है। कुवैत, दुबई, और कुछ और तो नहीं है आपका, क्योंकि ये जो है आपका इराक, ये अपने आप में एक सेपरेट जोग्राफिकल रीजन है जिसको आप मेसोपोटामियम प्लेन बोल देते हैं, ठीक है। ईरान जो है इसको भी पता ही आपको, पर्शियन वाला रीजन पड़ता है, पर्शियन पेनिनसुला बोलते हैं, मतलब पर्शियन रीजन बोलते हैं, अरब पेनिनसुला में नहीं आता, अरब पेनिनसुला में इतने वाले हिस्से आ जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है इजराइल के नेबरिंग कंट्रीज पे, तो अभी आपको बताया ही था मैंने, इधर आपका इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला टच करता है, इधर जॉर्डन टच करता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सीरिया, और इधर आपका लेबनान हो गया, ठीक है। इजराइल इज हैविंग एक्सेस टू द टू वाटर बॉडीज, वन इज द मेडिटेरियन सी एंड द वन इज द गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि जो गल्फ ऑफ स्विज है ये टेक्निकली किन दो लैंड बॉडीज के बीच में लोकेटेड है, तो इजिप्ट के ही सिनाई पेनिनसुला और इजिप्ट का जो मेनलैंड है उसके बीच में ट्रैप्ड है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, गल्फ ऑफ अकाबा इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज, वन इज योर सिनाई पेनिनसुला ऑफ इजिप्ट एंड द अदर वन इज सऊदी अरेबिया, ठीक है। इसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सिनाई पेनिनसुला इज लोकेटेड बिटवीन विच टू वाटर बॉडीज, तो नीचे रेड सी आती है और ऊपर आपका मेडिटेरियन सी आता है। ज्योग्राफी में मैप बेस्ड इसके अलावा कोई क्वेश्चन इस रीजन से नहीं पूछ सकता है, जितने मैंने बता दिए दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है। इन अवर सब्सिक्वेंट सेशन विल बी टेकिंग 2-3 मोर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। यूक्रेन नो डाउट वहां पे वार थोड़ा दब गया है लेकिन अभी भी चल रहा है, तो एक बार यूक्रेन रीजन को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा साउथ चाइना सी को भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, उसका एक रीजन है। अभी मैंने आपको स्टॉर्म 1367 के बारे में लास्ट टाइम पढ़ाया था और मैंने बताया था कि चाइना के कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्शंस में मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक पायलट प्रोजेक्ट इन्होंने ताइवान के इलेक्शन में किया, और ताइवान आपको पता है एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है। मैं आपको एक ग्लिम्स दे देता हूं अभी ताकि आप अगली क्लास के लिए रेडी रहिए। ये ताइवान आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये ताइवान, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी, नीचे साउथ चाइना सी है और इसको कौन कौन सी कंट्रीज टच करती है, जैसे ऊपर ताइवान हो गया, यहाँ पे फिलीपींस हो गई, या आपका इंडोनेशिया के जो आइलैंड्स हैं इसमें आपका ब्रूनई खुलता है इधर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वियतनाम, कंबोडिया इज नॉट हैविंग एक्सेस टू साउथ चाइना सी बट वियतनाम इज हैविंग, ठीक है, और चाइना को तो है ही है। तो आपको ये पढ़ना है, साउथ चाइना सी के बारे में डिटेल से पढ़ लेना है, और यहाँ पे 2 आइलैंड्स पढ़ते हैं, वन इज द पैरासेल आइलैंड, वन इज द स्पैटली आइलैंड्स, ठीक है। ये देख लेना कौन ऊपर है कौन नीचे है। अगर मैं जूम करूँ आपको दिखाई देता हूँ, पैरासेल आइलैंड ऊपर पड़ रहा है, स्पैटली आइलैंड नीचे पड़ रहा है, एंड बोथ आर लाइंग इन द साउथ चाइना सी। रिपीटेडली यूपीएससी में क्वेश्चन इस रीजन से पूछे गए, और आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ताइवान में भी इलेक्शन हुए थे जिसमें चाइना ने मैनिपुलेशन किया, तो बिकॉज ऑफ ताइवान दिस साउथ चाइना सी बिकम्स इंपॉर्टेंट अगेन। स्टेट ऑफ मलक्का फिर से न्यूज में आ जाता है क्योंकि इट इज अ चोक पॉइंट सिमिलर टू दैट वाला चोक पॉइंट जो भी हमने पढ़ा था। तो इसको हम अपने सब्सिक्वेंट सेशन में देखेंगे, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी, आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। तो वी विल कंटिन्यू इन अवर सब्सिक्वेंट लेक्चर्स ऑन दिस मैपिंग सेक्शन। दिस वाज द फर्स्ट वीडियो। जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं एमसीक्यू के जितने बन सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी एटलस को रिफर करिए, थोड़ा सा गूगल मैप को रिफर करिए, और खुद से कुछ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। और अगर कोई ऐसा आपको लगता है कोई ऐसा क्वेश्चन पॉसिबिलिटी बन सकता है और मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पाया हूँ, तो ट्राई टू ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल इंक्लूड इन अवर सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, हैव अ लवली डे।